जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने मेनिंजाइटिस पढ़ा था। मेनिंजाइटिस में भी हमने देखा था मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस में ड्यूरा, रेकनाइड और पायामेटर आ जाते हैं। ड्यूरा को हम पैकी मेनिंजिस कहते हैं और इसकी इन्फ्लेमेशन को हम पैकी मेनिंजाइटिस कहते हैं। नॉर्मली जब हम मेनिंजाइटिस का वर्ड यूज करते हैं तो वो इन्हीं दोनों लेयर्स के लिए होता है, क्योंकि इनकी ही जो इन्फेक्शन है ना वो ज्यादा कॉमन है। क्योंकि ड्यूरा जो है ना वो इन दोनों के एज कम्पेयर टू दीज टू लेयर्स वो बहुत रफ एंड टफ सी लेयर है और इसके अंदर इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो लेप्टोमेनिंजिस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। लेप्टोमेनिंजिस का इन्फेक्शन क्या कितनी तरह का हो सकता है? एक्यूट पायोजेनिक और एक्यूट एसेप्टिक इन्फेक्शन हमने पढ़े थे। ठीक है, ओके। तो सबरेकनोइड स्पेस में हमने देखा था कि सीएसएफ होता है, वहां पे बैक्टीरिया जाके ग्रो करते हैं। इन्फ्लेमेशन के कॉजेज हमने देख लिए थे, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, एक्यूट और क्रोनिक मेनिंजाइटिस देख लिया था हमने। एक्यूट में दोनों टाइप्स पढ़ ली थी, एक्यूट पायोजेनिक, एक्यूट एसेप्टिक। एक्यूट पायोजेनिक का कॉज क्या था? बैक्टीरिया था। और कौन सा बैक्टीरिया? हर किसी में एक ही बैक्टीरिया नहीं होता, ये हमने एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, न्यूनेट्स, इन्फेंट्स और ओल्डर में। ठीक है, तो वो इसमें हमें क्या कह रहा है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये इसका कोर्स बताया हुआ है उन्होंने, किस तरह से पैथोजेनेसिस होती है इसकी। माइक्रोस्कोपिकली हमें लेप्टोमेनिंजियल एक्सुडेट मिलता है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और ग्रॉस अपीयरेंस में हमें क्या मिलता है? थिक लेयर मिलती है सुपरेटिव पुरुलेंट एक्सुडेट की ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और सेरिब्रल कन्वेक्सिटीज पर। क्लिनिकल फीचर्स इसके उन्होंने वही बताया कि क्लासिक ट्राइड फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी होगा, बहुत स्वेयर सिम्टम्स आएंगी। बाकी सारे सिम्टम्स क्या होंगे? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा इस केस में? मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो पेशेंट को क्या क्या होगा? नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, ऑप्टिक नर्व की इरिटेशन की वजह से, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीजर्स और प्रेशर बढ़ा होगा। स्वेयर केसेस में क्या होगा? कोमा हो जाएगा। इतने ज्यादा प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो गया कि हर्निएट हो गया ब्रेन और उसकी डेथ हो गई है पेशेंट। हमने इसको बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है। फिर इसमें हमने सीएसएफ फाइंडिंग्स देख ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ग्लूकोज था कि ग्लूकोज कम हुआ होता है। वो क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज को, और इन्फ्लेमेशन जो है ना वो भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करती है। सीएसएफ में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती। फिर हमने एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखे थे, तो एसेप्टिक के कॉजेज हमने देखे थे कि हमेशा इसके कॉजेज इन्फेक्शियस नहीं होते, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करा सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस में क्या था? एनसेड्स, एसएलई, सार्काइडोसिस और कैंसर वगैरह। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन फिर भी वायरल ही है। वायरल में भी इंटेरोवायरस 80% यही होता है, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी भी वही टिपिकल फीवर, मेनिंजियल इरिटेशन, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। लेकिन इसका कोर्स है वो बच्चों लेस फुलमिनेंट है पायोजेनिक के कंपेरिजन में। ये लेस सीवियर सिम्टम्स कॉज करता है। इसमें जो है वो प्रीडोमिनेंट सेल्स कौन से होंगे? लिम्फोसाइट्स होंगे, और ग्लूकोज इसमें नॉर्मल होगा। ठीक है, ओके। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें कल्चर पर कुछ भी नहीं मिलता, कल्चर का रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है। डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, और इसके जो है ना ये सेल्फ लिमिटेड सिम्टम्स होती हैं, इसमें हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है। इससे बस हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, जैसे फीवर, हेडेक वगैरह के लिए। फिर हमने इसकी समरी देख ली थी। ओके, ये तो हमारा हो गया कल का लेक्चर। अब हम अपना आज का लेक्चर देखते हैं। आज हमें देखना है ब्रेन एब्सेस। ठीक है, तो पिछले लेक्चर हमने क्या देखा था? ब्रेन की कवरिंग देखी थी। ठीक है, मेनिंजिस का इन्फेक्शन था, और वो पूरी मेनिंजिस की लेयर्स का। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स का? ड्यूरा को छोड़ के अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड स्पेस और पायामेटर का, इन सब लेयर्स का क्या था? इन्फेक्शन था। पूरी लेयर्स का इन्फेक्शन था। ठीक है, जहां जहां इन्होंने ये फैली हुई है ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उन पूरी लेयर्स में साथ साथ इन्फेक्शन भी फैला हुआ था। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है? अब हम मेनिंजिस को छोड़ के अंदर ब्रेन तक आ गए। ठीक है, जो एक्चुअल ब्रेन टिश्यू है ना, जिसको हम पेरेन्काइमा भी कहते हैं, अभी हम उसका इन्फेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेन के पेरेन्काइमा के लोकलाइज्ड इन्फेक्शन को, जिस तरह ये था ना वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन, पूरी मेनिंजिस लेयर्स को इन्वॉल्व किया था, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता जो है ना इन्फेक्शन वो ब्रेन के एक्चुअल ब्रेन टिश्यू में होता है। ब्रेन टिश्यू यानी जो हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जहां पर सारे सेंटर्स होते हैं, हमारे मोटर सेंटर्स होते हैं, सेंसरी सेंटर्स होते हैं, जो सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें पेरेन्काइमा का इन्फेक्शन, और वो भी वाइड स्प्रेड नहीं है, एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, लोकलाइज्ड फोकाई ऑफ इन्फेक्शन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो वही बता रहे, लोकलाइज्ड फोकाई ऑफ नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यू, यानी यू लोकलाइज्ड फोकाई होगा नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यू का। ठीक है, उस ब्रेन टिश्यू की क्या हो गई है? नेक्रोसिस, फुल डेथ हो चुकी है। और सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें कॉज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या कर रहा है? पीछे एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की तरह मेनिंजिस को इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है? हमारे ब्रेन पेरेन्काइमा को इफेक्ट कर रहा है, और वो भी लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, एक पॉकेट बन जाती है ब्रेन टिश्यू की। ये मैं आपको एब्सेस की डायग्राम भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये ब्रेन पेरेन्काइमा है हमारा एक्चुअल ब्रेन टिश्यू, और ये उसमें आपको एब्सेस दिखाया हुआ है। देखें, ये लोकलाइज्ड फोकाई इन्फेक्शन है, पूरे ब्रेन टिश्यू को इसने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके। तो इसमें अब हम रूट्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़ लेते हैं कि इन्फेक्शन ब्रेन के पेरेन्काइमा तक आया किस तरह से है। ठीक है, तो वो हमें 3 तरीके बता रहा है। डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो सकती है, लोकल एक्सटेंशन हो सकती है, या फिर हेमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन में क्या आ जाता है? यानी बैक्टीरिया जो है ना वो डायरेक्टली ब्रेन पेरेन्काइमा में इम्प्लांट हुआ है। वो किस तरह? इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं ब्रेन टिश्यू में। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में क्या कहा जाता है? ट्रॉमा हुआ ना, बैक्टीरिया डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो गए हैं।
हमारे ब्रेन टिश्यू में। और दूसरा क्या है, न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर, यानी हमने खुद सर्जरी करते वक्त उसका ब्रेन को खोला और हमने खुद उसके सर्जरी के दौरान उसके ब्रेन को खोला और वहां पर एसेप्टिक मेजर्स इतनी नहीं थी, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसके ब्रेन में एंटर हो गए, या कहीं साइड से सराउंडिंग से किसी तरह बैक्टीरिया जो है ना सर्जरी के दौरान उसके ब्रेन में एंटर हो गए, वहां जाकर उन्होंने तबाही मचा दी। ठीक है, तो डायरेक्ट इम्प्लांटेशन में क्या हुआ, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ बैक्टीरिया। अब लोकल एक्सटेंशन में देख लेते हैं। लोकल एक्सटेंशन में क्या होता है कि नियर बाय स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेन के, वहां का इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन ट्रेवल करते हुए कहां तक पहुंच गया, ब्रेन पैरेन्काइमा तक पहुंच गया। ठीक है, तो ब्रेन के पास कौन से स्ट्रक्चर है, मेस्टॉइड, ये हमारे कान के पीछे जो बोन है ना मेस्टॉइड, उसका इन्फेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मेस्टॉइडाइटिस। उसकी इन्फ्लेमेशन होगी ना तो वहां से ब्रेन तक चला जाएगा इन्फेक्शन, और उसकी वजह से ब्रेन एब्सेस हो जाएगा। और दूसरा ये है पैरानेजल साइनसिस, यानी हमारे नाक के इर्द गिर्द, हमें पता ना कि साइनसिस कहाँ कहाँ पर होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी साइनस और एथमॉइड साइनसिस। तो इन सब साइनसिस से, और दूसरा स्फिनॉइड साइनसिस भी होते हैं, 4 साइनसिस होते हैं हमारे हेड एंड नेक, हेड के रीजन में। ठीक है, तो इन साइनसिस की इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन ऊपर ब्रेन तक फैल सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन एब्सेस हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हेमाटोजीनियस स्प्रेड, क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेन तक कैसे पहुंचा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यूजुअली फ्रॉम डिस्टेंट प्राइमरी फोकस। अब ये इसमें क्या हुआ, ब्रेन के पास नहीं था इन्फेक्शन जो था ना वो ब्रेन से बहुत दूर था, और ब्रेन तक कैसे आया है, ब्लड के थ्रू, ब्लड में चला गया इन्फेक्शन, और वहां से ब्लड सप्लाई जैसे ब्रेन तक गई, साथ साथ बैक्टीरिया भी ट्रेवल करते हुए वहां तक पहुंच गए। अब इसी हेमाटोजेनियस स्प्रेड के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, यानी हमारे हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स, हार्ट के वॉल्व्स का इन्फेक्शन हुआ है, हार्ट वॉल्व्स का, और वहां से जो है ना वो ब्लड, अब हमें पता है हार्ट से ही ब्लड जाता है ना हमारी पूरी बॉडी तक, तो जब ब्रेन तक ब्लड गया वहां पे इन्फेक्शन भी साथ चला गया। फिर वो बता रहा है दूसरा कॉज क्या है, क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस में भी जा सकता है, और कुछ डिस्टेंट इन्फेक्शन यानी डिस्टल बोन के इन्फेक्शन की केसेस में भी ब्रेन एब्सेस हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कॉजेज हैं हेमाटोजेनियस स्प्रेड के, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन जिसमें आ जाता है स्पेशली ब्रोंकिएक्टेसिस, और दूसरी डिस्टेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसना डिस्टल बोन का इन्फेक्शन। ठीक है, अब वो हमें प्री डिस्पोजिंग कंडीशन बता रहा है कि इस हेमाटोजेनियस स्प्रेड की ये कॉज तो है, लेकिन इसकी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन क्या है, तो इसमें क्या होता है, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, साइनोटिक कौन सी कंडीशन होती है, ये साइनोसिस हम ब्लू को बोलते हैं ना, ब्लू से है साइनोटिक। तो साइनोटिक क्या है, ये ऐसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। अब हमें पता है ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स के पास जाता है। ठीक है, ये समझ लें आप, हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाता है, लंग्स के पास, वहां पर ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, और ये आता है लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, और हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहां से यहां, फिर लंग्स के पास, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास है लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ये कहां जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना था लंग के पास। ठीक है, लेकिन अब इस डिजीज में क्या हुआ है कि जो ब्लड है ना वो इसमें ना राइट टू लेफ्ट शंट हो गया। ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट, यानी राइट एट्रियम में कहां से आया है, बॉडी से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने राइट वेंट्रिकल के पास जाना था, फिर लंग्स के पास जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, राइट एट्रियम से डायरेक्टली ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आगे एओर्टा में और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। तो क्या हुआ, ये वाला रूट जो है ना इसको बाईपास कर दिया बॉडी ने, और यहाँ पर जब ब्लड आया ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, ये डायरेक्टली यहाँ गया और पूरी बॉडी के पास गया, यानी पूरी बॉडी के पास कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है, लंग्स को बाईपास कर दिया। तो वही बता रहे हैं इसमें कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाती है। शंट का मतलब होता है डायरेक्ट फ्लो, एक दरमियान वाले रास्ते को बाईपास करके। ठीक है, इसमें ब्लड किसको बाईपास करता है, लंग्स को बाईपास करता है, यही दरमियान का रास्ता था ना। तो लंग्स का काम सिर्फ ऑक्सीजनेशन नहीं है, लंग्स जो है ना वो ब्लड को हमारे को फिल्टर भी करते हैं। ठीक है, इसमें जो छोटे मोटे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रक्शन भी कर देते हैं। तो लंग के पास ब्लड गया नहीं है तो ये दोनों फंक्शन हमारे खत्म हो गए, यानी ब्लड की ऑक्सीजनेशन भी नहीं हुई और ब्लड जो है ना उसकी फिल्ट्रेशन भी नहीं हुई, यानी इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया वगैरह को निकाला भी नहीं गया। तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्केप करेंगे पल्मोनरी फिल्टरिंग को, वो यहाँ से पूरी बॉडी के पास स्प्रेड कर जाएंगे। यही इन्फेक्शन डीऑक्सीजनेटेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला ब्लड पूरी बॉडी में गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जब वो ब्रेन के पास गया तो वहां जाके क्या हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में आ जाता है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इसमें क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, ब्लड बाईपास करता है लंग्स को और उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होती, और जब ये ब्रेन के पास जाता है तो वहां पे ब्रेन एब्सेस हो जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ब्रेन एब्सेस पढ़ लिया है। ये क्या है, ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस की तरह डिफ्यूज नहीं है, लोकलाइज्ड है, और किसका है, कवरिंग का नहीं है, बल्कि एक्चुअल ब्रेन टिश्यू का यानी पेरेन्काइमा का लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। ठीक है,
इसके रूट्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो सकती है ट्रॉमा या सर्जरी में, लोकल एक्सटेंशन यानी इर्द गिर्द वाले स्ट्रक्चर्स मास्टोइडाइटिस या साइनोसाइटिस से फैल सकता है, या हेमाटोजेनियस स्प्रेड हो सकता है, उसके ये सोर्सेज हैं। और इसकी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन क्या थी? साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी जो है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें पता है अब माशाल्लाह से हमारे 3 प्रूफ हो चुके हैं। हमें पता है कि पेपर में ना वो इस तरह से सिनेरियो देते हैं कि वो मॉर्फोलॉजी बता रहे होते हैं, और इसके थ्रू हमने बैक्टीरिया को, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को यानी और डिजीज दोनों को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का हमें पता होता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में वो क्या बता रहा है? सेंट्रल पार्ट जो है ना वो लिक्विफेक्टिव, उसकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुई थी, लेकिन लाइक जैसे ही ये देखो, ये ब्रेन पैरेन्काइमा समझ लो आप, जैसे ही यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो सबसे पहले इन्फेक्शन आया ब्रेन में, तो बैक्टीरिया ने क्या किया? इंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी इस ब्रेन की, इस लोकल ब्रेन एरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया ने इंजाइम रिलीज किया, उन इंजाइम ने इस एरिया को पूरे को डिसॉल्व करके रख दिया। वैसे तो ये एक टिश्यू की फॉर्म में था, पूरा ब्रेन टिश्यू था, लेकिन अब चूंकि बैक्टीरिया ने इसको डाइजेस्ट कर दिया तो ये क्या हो गया? लिक्विफाई हो गया। इसको हम कहते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो गया। हमें पता है कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हो चुकी है नेक्रोसिस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन साइड पर जो वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई थी ना, उसकी वजह से यहाँ पर साइड पे एडिमा हो जाएगा। हमें पता है जब भी परमेबिलिटी बढ़ती है, प्रोटीन्स वगैरह बाहर आते हैं, उनके साथ फ्लूइड भी आता है और टिश्यूज में आता है, और वहां पे एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो इसका एब्सेस की मॉर्फोलॉजी क्या होगी? सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी, सराउंडिंग ब्रेन में एडिमा हुआ होगा, और सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना, उधर हमारी बॉडी जो है उसको रिपेयरिंग जब स्टार्ट करेगी ना, तो बाहर से स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो रिपेयरिंग के साइन हमें मिल रहे होंगे। रिपेयरिंग के साइन क्या होंगे? सबसे पहले तो बॉडी चाहेगी कि ये जो अब इन्फेक्शन है इसको हम यहीं पे लोकलाइज करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है और हम उससे निजात नहीं पा सकते ना, तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे क्या करती है? उस इन्फेक्शन वाली जगह को, उस इन्फेक्टेड जगह को वॉल ऑफ करना शुरू कर देती है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू से। ठीक है, नॉर्मल से इस एबनॉर्मल को वॉल ऑफ करती है। वॉल ऑफ करने का क्या तरीका है? उसके पास वो साइड पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बना देती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? प्रोटेक्शन के तौर पर इसके साइड पर एक ग्रेनुलेशन टिश्यू बना देगी, यानी इसको नॉर्मल टिश्यू, इस एबनॉर्मल जगह को नॉर्मल टिश्यू से वॉल ऑफ कर देगी। ठीक है, इसको वॉल ऑफ कर देगी ताकि ये सारा का सारा इन्फेक्शन पूरे ब्रेन टिश्यू में ना फैले। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? आउटर मार्जिन में हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेंगे और साथ में हमें न्यू वास्कुलराइजेशन मिलेगी, यानी यहाँ पर हमारी बॉडी क्या करेगी? न्यू वेसल्स की जनरेशन स्टार्ट कर देगी, न्यू वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से मॉर्फोलॉजी याद होगी। सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, साइड पर हमें क्या मिलेगा? एडिमा मिलेगा, और सबसे आउटर मार्जिन में हमें क्या मिलेगा? ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेंगे। ये बॉडी की अपनी कोशिश है इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वॉल ऑफ करने की, और साथ में क्या मिलेगा? न्यू वास्कुलराइजेशन, यानी न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन वहां पे हमें मिलेगी। अच्छा, अब हमें पता है कि वेसल जो है वो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उस केस में वेसल जो है ना वो परमेबल हो जाती हैं। वैसे जो है इतनी परमेबिलिटी उनकी नहीं होती, लेकिन चूंकि ये न्यू वेसल्स हैं, ये अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई, अभी ये छोटी वेसल्स हैं, तो ये क्या होंगी? ये एबनॉर्मली परमिएबल होंगी। ठीक है, ये न्यू वेसल्स क्या होंगी? एबनॉर्मली परमिएबल होंगी, यानी बहुत ज्यादा परमिएबल होंगी, इस वजह से भी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पहले ही एडिमा हो रहा था इन्फेक्शन की वजह से, दूसरा ये जो न्यू वेसल्स बन रही है इसकी ज्यादा परमेबिलिटी की वजह से भी ब्रेन में एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और साइड के ब्रेन टिश्यूज में भी एडिमा हो जाएगा। ये एडिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एडिमा की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो राइज होगा, और इसकी वजह से क्या होंगे? हमारे पास क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमने देख लिया? सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, सराउंडिंग एडिमा, और बाहर सबसे हमें न्यू वास्कुलराइजेशन और ग्रेनुलेशन टिश्यू मिला। और न्यू वास्कुलराइजेशन, ये न्यू वेसल्स क्या थी? ये इसका मतलब होता है न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन। ये न्यू वेसल्स क्या थे? अब नॉर्मली परमिएबल थी, और इनकी वजह से सराउंडिंग में और भी एडिमा हो गया। ठीक है, ये सब हमें मिलेगा मॉर्फोलॉजी। अब क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर यही आएगा इस ब्रेन के एरिया के डैमेज की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलेगा। फोकल मतलब लिमिटेड टू दैट एरिया। ठीक है, जिस एरिया का ब्रेन एरिया का डैमेज हुआ ना, उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। अगर स्पीच एरिया डैमेज कर दिया बैक्टीरिया ने जाकर, उसकी नेक्रोसिस कर दिया, तो हमारी स्पीच प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर कोई मोटर एरिया प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय कर दिया तो ठीक है, वो मोटर मूवमेंट इफेक्ट होंगी। तो ब्रेन का पूरा ब्रेन टिश्यू, अब हमें तो नहीं पता ना, कोई एक जगह को तो जाकर इसने इफेक्ट भी नहीं करना, ये कहीं भी जाके एब्सेस बन सकता है। ठीक है, तो जो एरिया अफेक्ट होगा उसी हिसाब से साइंस और सिम्टम्स आएंगे। तो क्या कराता है ये? फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, जो एरिया अफेक्ट हुआ है उसी एरिया के हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। ओके, सबसे पहले हो गए लोकल ब्रेन डैमेज की वजह से फीचर्स आएंगे। ओके, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। मैंने आपको बताया ना, एडिमा हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? साइंस सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें सबसे क्या, तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की आपको रीजन बताई हुई किस वजह से होता है? एडिमा और एब्सेस की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होता है। इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर के राइज होने से हमें सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या मिलता है? हेडेक। ठीक है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है,
हेडेक होगा पेशेंट को, वोमिटिंग हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन हो गया, अगर बहुत स्वेयर एडिमा हो गया ना तो क्या होगा, ब्रेन हर्निएट कर जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ओके, अब हमें सीएसएफ फाइंडिंग्स क्या मिल रही है, पीछे हमने एक्यूट पायोजेनिक और एक्यूट वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में भी हमने सीएसएफ फाइंडिंग देखी थी, ठीक है, और इसमें भी हम सीएसएफ फाइंडिंग्स देखेंगे। इसमें क्या होगा, WBCs राइज हो रहे होंगे, ठीक है। बैक्टीरियल में क्या हो रहा था, बैक्टीरियल में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स राइज हो रहे थे, वायरल में हमारे पास लिम्फोसाइट्स राइज हो रहे थे, और इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें WBCs राइज हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में भी राइज हो रहे हैं, बैक्टीरियल में भी जो थे वो प्रोटीन्स बहुत मार्केटली इंक्रीज हो रहे थे, इसमें प्रोटीन्स जो है वो जरा कम इंक्रीज हो रहे थे, और एब्सेस में भी प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ग्लूकोज है ना वो वायरल में और ब्रेन एब्सेस दोनों में नॉर्मल है, जबकि बैक्टीरियल में ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज बैक्टीरियल में कम था, ठीक है। ओके, ये हो गई हमारी सीएसएफ फाइंडिंग्स। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे एलो में पूछा हुआ है ब्रेन एब्सेस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ब्रेन में एब्सेस बना है, ठीक है। अब एब्सेस जो है ना ये रप्चर भी हो सकता है। अब ब्रेन ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर है वेंट्रिकल्स और बाहर है मेनिंजेस, ठीक है। अगर ये ब्रेन के अंदर ही रप्चर होगा वेंट्रिकल्स में तो उसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स का इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलाइटिस, ठीक है। ये किस वजह से होगा, एब्सेस जो है ना वो वेंट्रिकल में रप्चर हो गया, उस वजह से वेंट्रिकुलाइटिस हो गया। अगर ये एब्सेस इधर है ना, इधर, और यहाँ पे रप्चर किया तो ये बाहर वाली मेनिंजेस को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर ये ब्रेन एब्सेस क्या हुआ, मेनिंजेस में रप्चर किया तो इस वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे रप्चर होगा जाहिर है वहां पे इन्फेक्शन सारा स्प्रेड कर जाएगा और उधर उस जगह का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये वेंट्रिकल्स में रप्चर करेगा तो वेंट्रिकुलाइटिस हो जाएगा, मेनिंजेस में रप्चर करेगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस भी कर सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से ब्रेन हर्निएशन भी हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ गई, वास्कुलाइटिस, मेनिंजाइटिस, वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस और ब्रेन हर्निएशन, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में वो क्या कह रहे हैं कि हम सर्जरी और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देते हैं, और इस ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना मोर्टेलिटी वो लेस देन 10% तक रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया ब्रेन एब्सेस। इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ब्रेन एब्सेस क्या था, लोकलाइज फोकाई ऑफ नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यू था, और साइड पर इसकी क्या थी, इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। ये भी इसके रूट्स हमने देख लिए थे, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, लोकल एक्सटेंशन और हिमेटोजेनिक स्प्रेड। फिर हमने कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज देख ली थी, पल्मोनरी इन्फेक्शन में ब्रोंकियोकेसिस आता है। फिर हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देख ली थी, मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लिक्विफेक्टेड नेक्रोसिस, सराउंडिंग एडिमा, आउटर मार्जिन में ग्रैनुलेशन टिश्यू, न्यूवास्कुलराइजेशन, बहुत ज्यादा एडिमा होगा। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ब्रेन डैमेज की वजह से फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, जो ब्रेन का एरिया डैमेज होगा उसी हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से कौन कौन सिम्टम्स आएंगे, हेडेक होगा, न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन और वोमिटिंग, और सीएसएफ फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, WBCs और प्रोटीन्स रेज होंगे, और ग्लूकोज नॉर्मल होगा। कॉम्प्लिकेशन में वेंट्रिकुलाइटिस, मेनिंजाइटिस, वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस और ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। और ट्रीटमेंट में हमें क्या दिया है, सर्जरी और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दिए हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी मोर्टेलिटी लेस देन 10% तक रिड्यूस हो चुकी है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।